द मोमेंट अवेयरनेस बिगिंस। अधिकांश लोग अपना पूरा जीवन ऑटो पायलट पर जीते हैं। सोचना, प्रतिक्रिया देना, प्रयास करना और लगातार कुछ पाने की दौड़ में लगे रहना, बिना कभी अपने ही माइंड की प्रकृति पर प्रश्न किए। द लेसन्स लर्न्ड व्हेन द माइंड अवेकन्स उसी क्षण से शुरू होती है जब यह अनकॉन्शियस गति टूटती है। यह बताती है कि जब अवेयरनेस भीतर की ओर मुड़ती है और माइंड स्वयं को ऑब्जर्व करना शुरू करता है, तब क्या होता है। यह पुस्तक नए बिलीफ्स जोड़ने या जबरन पॉजिटिविटी पैदा करने के बारे में नहीं है। यह स्पष्ट रूप से देखने की प्रक्रिया है। मेडिटेशन, अवेयरनेस और कॉन्शियस लिविंग के माध्यम से पाठक को यह समझने की दिशा में ले जाया जाता है कि माइंड कैसे सफरिंग, लिमिटेशन और डिजायर का निर्माण करता है और अवेकनिंग कैसे इन पैटर्न्स को स्वाभाविक रूप से डिसोल्व कर देती है। यह इंट्रोडक्शन एक मजबूत आधार बनाता है। अवेकनिंग कोई एक घटना नहीं है, बल्कि थॉट्स, इमोशंस और कंडीशन्ड आइडेंटिटी से परे अपनी ट्रू स्टेट को धीरे धीरे याद करने की प्रक्रिया है। सेक्शन 1, अंडरस्टैंडिंग द स्लीपिंग माइंड। यह सेक्शन बताता है कि अनअवेकन्ड माइंड किस प्रकार लार्जली ऑटोमेटिक और अनकॉन्शियस तरीके से कार्य करता है। यह समझाया गया है कि अधिकांश थॉट्स ओरिजिनल इंसाइट्स नहीं होते, बल्कि रेपिटेटिव लूप्स होते हैं जो पास्ट एक्सपीरियंसेस, इमोशनल इम्प्रिंट्स, कल्चरल बिलीफ्स और सोशल कंडीशनिंग से बने होते हैं। माइंड परिचित कहानियों को बार बार दोहराता है क्योंकि फैमिलियरिटी उसे सेफ लगती है, भले ही वही कहानियां सफरिंग पैदा कर रही हों। पुस्तक यह उजागर करती है कि थॉट्स से आइडेंटिफिकेशन इमोशनल टर्ब्यूलेंस और इनर कॉन्फ्लिक्ट को जन्म देती है। जब थॉट्स को आइडेंटिटी समझ लिया जाता है तो हर विचार पर्सनल लगने लगता है और हर चुनौती थ्रेटनिंग महसूस होती है। यही आइडेंटिफिकेशन लगातार लैक की भावना पैदा करती है, क्योंकि माइंड निरंतर कंपैरिजन, जजमेंट और फ्यूचर आउटकम्स की एंटिसिपेशन में लगा रहता है। इस अवस्था में पीस हमेशा दूर ही रहती है। जैसे जैसे पाठक इस सेक्शन में आगे बढ़ते हैं, वे माइंड की कंट्रोल, अप्रूवल और सिक्योरिटी की कंपल्सिव जरूरत को पहचानने लगते हैं। पुस्तक बताती है कि ये जरूरतें विजडम से नहीं, बल्कि फियर से उत्पन्न होती हैं। गोल्स अचीव होने के बाद भी माइंड तुरंत अगले डिजायर की ओर बढ़ जाता है, जिससे स्पष्ट होता है कि फुलफिलमेंट कभी भी अचीवमेंट में थी ही नहीं। यह सेक्शन धीरे धीरे इस इल्यूजन को तोड़ता है कि एक्सटर्नल सक्सेस इंटरनल अनरेस्ट को खत्म कर सकता है। यह दिखाता है कि अवेयरनेस के बिना एम्बिशन ईगो की पकड़ को और मजबूत करता है, जिससे फ्रीडम के बजाय प्रेशर पैदा होता है। पाठकों को हैप्पीनेस और सक्सेस से जुड़े पुराने अजम्पशंस पर प्रश्न करने के लिए आमंत्रित किया जाता है, जिससे जेन्युइन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इनर ग्राउंड तैयार होता है। इस सेक्शन के अंत तक अवेयरनेस एक कॉन्सेप्ट के रूप में नहीं, बल्कि एक सटल रिकॉग्निशन के रूप में उभरती है कि माइंड को ओबे करने के लिए नहीं, बल्कि ऑब्जर्व करने के लिए है। यही रियलाइजेशन अवेकनिंग की ओर पहला कदम बनती है। सेक्शन 2, द रोल ऑफ स्टिलनेस एंड मेडिटेशन। यह सेक्शन मेडिटेशन को माइंड को मैनिपुलेट करने की टेक्निक के रूप में नहीं, बल्कि डीप ऑब्जर्वेशन और अलाउंस के एक स्पेस के रूप में प्रस्तुत करता है। स्टिलनेस को किसी लक्ष्य की तरह अचीव करने की चीज नहीं, बल्कि एक नेचुरल स्टेट बताया गया है। जब एक्सटर्नल नॉइज शांत होता है तो अवेयरनेस भीतर की ओर मुड़ती है और माइंड की वह निरंतर एक्टिविटी दिखाई देने लगती है जो सामान्यतः अननोटिस्ड रहती है। पाठक समझते हैं कि मेडिटेशन नॉन इंटरफेरेंस की कला है, जहां थॉट्स, इमोशंस और सेंसेशंस को बिना रेजिस्टेंस के अराइज और डिसोल्व होने दिया जाता है। माइंड से लड़ने या उसे साइलेंस करने की कोशिश करने के बजाय मेडिटेशन एक जेंटल विटनेसिंग का इनविटेशन देता है।
इस प्रक्रिया में थॉट्स अपनी ऑथोरिटी खोने लगते हैं और अवेयरनेस एक स्टेबल बैकग्राउंड बन जाती है। जैसे जैसे मेडिटेशन गहराता है, माइंड धीरे धीरे अपनी डोमिनेंस ढीली करने लगता है। साइलेंस अनकंफर्टेबल होने के बजाय familiar लगने लगती है और स्टिलनेस एम्प्टी नहीं बल्कि नरिशिंग महसूस होती है। पुस्तक समझाती है कि यह साइलेंस थॉट्स की एब्सेंस नहीं है बल्कि कॉन्शियसनेस की प्रेजेंस है, अलर्ट, काम और एक्सपेंसिव। यह सेक्शन इस बात पर जोर देता है कि अवेकनिंग केवल एफर्ट या डिसिप्लिन से नहीं होती बल्कि प्रेजेंस से होती है। अवेकनिंग के लिए स्ट्राइविंग करना ईगो की एक्टिविटी को और मजबूत करता है। ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है जब एफर्ट डिसोल्व हो जाता है और अवेयरनेस शेष रह जाती है। इस सेक्शन के अंत तक पाठक समझते हैं कि मेडिटेशन लाइफ से एस्केप नहीं है बल्कि क्लैरिटी की ओर वापसी है। स्टिलनेस एक लिविंग एक्सपीरियंस बन जाती है जो मेडिटेशन क्वेश्चन से आगे बढ़कर डेली अवेयरनेस में बहती रहती है। सेक्शन 3 इमोशनल लिबरेशन थ्रू अवेयरनेस। जैसे जैसे अवेयरनेस गहरी होती है, इमोशंस अपनी ओवरवेलमिंग इंटेंसिटी खोने लगते हैं। यह सेक्शन बताता है कि इमोशंस स्पिरिचुअल पाथ पर कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, न ही कोई वीकनेस है जिन्हें सप्रेस या अवॉइड किया जाए। वे थॉट पैटर्न्स और पास्ट कंडीशनिंग से उत्पन्न होने वाली एनर्जेटिक रिस्पॉन्सेस हैं। जब इमोशंस को रेजिस्टेंस के बजाय कॉन्शियस ऑब्जर्वेशन के साथ देखा जाता है तो उनकी पकड़ स्वाभाविक रूप से ढीली हो जाती है। फियर, गिल्ट, एंगर और सेल्फ डाउट को पर्सनल फ्लॉज के रूप में नहीं बल्कि लर्न्ड मेंटल इमोशनल लूप्स के रूप में समझाया गया है। पुस्तक धीरे से यह स्पष्ट करती है कि ये इमोशंस तभी तक बने रहते हैं जब तक उन्हें बिलीव किया जाता है, जज किया जाता है या रेजिस्ट किया जाता है। जैसे ही अवेयरनेस उपस्थित होती है, इमोशनल चार्ज बिना एनालिसिस या एफर्ट के स्वयं डिसोल्व होने लगता है। पाठक यह सीखते हैं कि सफरिंग इमोशन के कारण नहीं बल्कि इमोशन से आइडेंटिफिकेशन के कारण होती है। जब किसी इमोशन को मैं कौन हूँ समझ लिया जाता है, न कि क्या अराइज हो रहा है, तब वह शक्ति पा लेता है। अवेयरनेस इस आइडेंटिफिकेशन को तोड़ देती है, जिससे इमोशंस फ्रीली मूव कर पाते हैं और अपना नेचुरल साइकिल पूरा कर लेते हैं। जैसे ही रेजिस्टेंस समाप्त होती है, इमोशनल फ्रीडम अपने आप प्रकट होती है। पुस्तक स्पष्ट करती है कि यह फ्रीडम इमोशनल नंबनेस या डिटैचमेंट नहीं है। इमोशंस फिर भी अराइज होते हैं, लेकिन वे इनर बैलेंस को डिस्टर्ब नहीं करते। स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स की उपस्थिति में भी पीस एक अंडरलाइन स्टेट बन जाती है। इस सेक्शन के अंत तक पाठक समझ जाते हैं कि इनर पीस इमोशन की एब्सेंस नहीं है बल्कि अनकॉन्शियस अटैचमेंट की एब्सेंस है। इमोशनल मैच्योरिटी अवेयरनेस के माध्यम से स्वाभाविक रूप से विकसित होती है, कंट्रोल के द्वारा नहीं। सेक्शन 4 अवेकनिंग एंड द शिफ्ट इन परसेप्शन। यह सेक्शन एक सटल लेकिन प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन का वर्णन करता है, थॉट्स में खोए रहने से लेकर थॉट्स के विटनेस बनने तक का शिफ्ट। जीवन को अब एक वाइडर पर्सपेक्टिव से अनुभव किया जाने लगता है, जहां थॉट्स रियलिटी को डिफाइन नहीं करते बल्कि पासिंग मेंटल इवेंट्स के रूप में देखे जाते हैं। यही शिफ्ट ट्रू अवेकनिंग की शुरुआत को दर्शाता है। इस परसेप्शन के चेंज के साथ जीवन अब केओटिक या ओवरवेलमिंग महसूस नहीं होता। परिस्थितियां आती और जाती रहती हैं, लेकिन अब उन्हें फियर, रेजिस्टेंस या मेंटल डिस्टॉर्शन के माध्यम से इंटरप्रेट नहीं किया जाता। अवेकेंड माइंड रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करता है, जिससे चैलेंजेस के बीच भी ईज की भावना बनी रहती है। पुस्तक बताती है कि क्लैरिटी स्वाभाविक रूप से उभरती है जब परसेप्शन इमोशनल रेसिड्यू और मेंटल नॉइज से क्लाउडेड नहीं रहती। डिसीजन मेकिंग फोर्स्ड होने के बजाय इंट्यूटिव हो जाती है। चॉइसेस कैलकुलेटेड नहीं लगती
बल्कि अलाइंड महसूस होती हैं, जो एक्सटर्नल प्रेशर से नहीं बल्कि इनर नोइंग से उत्पन्न होती हैं। रिलेशनशिप्स भी ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं। जैसे जैसे एक्सपेक्टेशंस, प्रोजेक्शंस और इमोशनल डिमांड्स सॉफ्टन होते हैं, अंडरस्टैंडिंग गहरी होती जाती है। अब दूसरों को फुलफिलमेंट या कॉन्फ्लिक्ट के सोर्स के रूप में नहीं बल्कि कॉन्शियसनेस की समान अभिव्यक्तियों के रूप में देखा जाता है। यह शिफ्ट इमोशनल डिपेंडेंसी के बिना कंपैशन को जन्म देता है। यह सेक्शन इस बात को रेखांकित करता है कि अवेकनिंग आउटर सर्कमस्टेंसेस को नहीं बदलती बल्कि लाइफ को परसीव करने के तरीके को बदल देती है। जैसे जैसे परसेप्शन शिफ्ट होती है, जीवन हल्का, अधिक फ्लूइड और डीपली इंटरकनेक्टेड प्रतीत होने लगता है। सेक्शन 5 मैनिफेस्टेशन थ्रू अलाइनमेंट नॉट एफर्ट। यह सेक्शन मैनिफेस्टेशन को लगातार चाहने, विजुअलाइज करने या स्ट्राइव करने की प्रक्रिया के रूप में नहीं बल्कि अलाइनमेंट के एक नेचुरल परिणाम के रूप में प्रस्तुत करता है। जब माइंड अवेक होता है तो थॉट्स, इमोशंस और एनर्जी कॉन्फ्लिक्ट के बजाय हार्मनी में मूव करने लगते हैं। डिजायर स्पष्ट होती है, डेस्परेट नहीं। पुस्तक समझाती है कि मैनिफेस्टेशन में आने वाली अधिकांश डिफिकल्टीज रेजिस्टेंस, हिडन फियर, डाउट या कॉन्शियस इंटेंशन के नीचे छिपे अटैचमेंट से उत्पन्न होती हैं। जब अवेयरनेस इन इनर कॉन्ट्रडिक्शंस को डिसोल्व कर देती है तो एफर्ट की आवश्यकता नहीं रहती। जीवन क्लैरिटी और इनर न्यूट्रलिटी पर ऑर्गेनिकली रिस्पॉन्ड करने लगता है। मैनिफेस्टेशन को रियलिटी को कंट्रोल करने के बजाय उसके साथ कोऑपरेट करने के रूप में वर्णित किया गया है। जैसे जैसे रेजिस्टेंस फेड होती है, सही एक्शंस, टाइमिंग और अपॉर्चुनिटीज स्वाभाविक रूप से प्रकट होने लगती हैं। पाठक यह समझते हैं कि अबंडेंस कोई अट्रैक्ट करने की चीज नहीं है बल्कि इनर ऑब्स्ट्रक्शन हटने पर नेचुरली फ्लो होती है। यह सेक्शन स्पिरिचुअलिटी और मैनिफेस्टेशन के बीच सेतु बनाता है, यह दिखाते हुए कि अवेयरनेस ही क्रिएशन का वास्तविक सोर्स है। विजुअलाइजेशन और इंटेंशन फिर भी हो सकते हैं, लेकिन वे लैक से नहीं बल्कि प्रेजेंस से उत्पन्न होते हैं। परिणाम स्वरूप आउटकम्स हल्के, अधिक सिंक्रोनाइज्ड और कम इमोशनली चार्ज्ड महसूस होते हैं। इस सेक्शन के अंत तक पाठक समझ जाते हैं कि सबसे पावरफुल मैनिफेस्टेशन टूल एफर्ट नहीं बल्कि अलाइनमेंट है। जब कॉन्शियसनेस क्लियर होती है तो जीवन अपने आप अलाइन हो जाता है। सेक्शन 6 लिविंग विद एन अवेकेंड माइंड। अवेकनिंग डेली लाइफ से एस्केप नहीं है। यह सेक्शन अवेयरनेस को वर्क, रिलेशनशिप्स, हेल्थ और एम्बिशन में इंटीग्रेट करने पर केंद्रित है। पाठक यह सीखते हैं कि कैसे पूरी तरह एंगेज्ड रहते हुए भी इनवर्डली फ्री रहा जाए। अवेकेंड माइंड अटैचमेंट के बिना पार्टिसिपेट करता है, फियर के बिना एक्ट करता है और डिपेंडेंस के बिना जॉय का अनुभव करता है। लाइफ कंट्रोल से कम और फ्लो से अधिक जुड़ी हुई हो जाती है। कंक्लूजन, रिटर्निंग टू व्हाट वाज नेवर लॉस्ट। यह कंक्लूजन पाठक को एक सरल सत्य की ओर वापस लाता है। अवेकनिंग कोई नया बन जाना नहीं है बल्कि उस चीज को याद करना है जो हमेशा से मौजूद थी। जो माइंड कभी कंफ्यूजन का स्रोत था वही क्लैरिटी का टूल बन जाता है। मूवमेंट में भी स्टिलनेस एक्सेसिबल हो जाती है। पीस आउटकम्स से इंडिपेंडेंट हो जाती है। द लेसन्स लर्न्ड व्हेन द माइंड अवेकन्स का अंत पाठकों को यह याद दिलाते हुए होता है कि कॉन्शियसनेस कोई दूर की या मिस्टिकल चीज नहीं है, यह हर मोमेंट की अवेयरनेस में उपलब्ध है। जर्नी अंतिम पेज पर समाप्त नहीं होती, वहीं से शुरू होती है।